नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेकिन किसी क्लिनिकल रिपोर्ट की तरह नहीं। हम इसे एक बहुत ही अलग, बहुत गहरे नजरिए से देखेंगे, सांस के नजरिए से। हमारे पास जो स्रोत है वो एक लेख है जिसका शीर्षक है जब सांस बचती है तो सपने बचते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ बीमारी के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि सांस जैसी, मतलब एक मामूली सी चीज कैसे एक मरीज और उसके पूरे परिवार के लिए जिंदगी का सवाल बन जाती है। इस पूरी बातचीत का मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ बहुत ही सरल तकनीकें उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती हैं। लेख की एक लाइन है जो मेरे दिमाग में बैठ गई। वो कहती है, जो मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं वे चुपचाप हमसे कह रही हैं, मैं अब भी तुम्हारे जिंदगी का बोझ उठाना चाहती हूँ, बस मेरी थोड़ी मदद कर दो। आज हम उसी मदद के बारे में बात करेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चर्चा किसी, आप कह सकते हैं, जटिल मेडिकल प्रक्रिया या महंगी दवाओं के बारे में नहीं है। ये उन तरीकों के बारे में है जो हर किसी की पहुंच में है, जो मरीजों और उनके परिवारों को लाचारी के एहसास से निकालकर हिम्मत देते हैं। स्रोत का जोर सिर्फ जिंदा रहने पर नहीं है, बल्कि उम्मीद के साथ जीने पर है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को और गहराई से महसूस करते हैं। लेख की शुरुआत ही मतलब दिल पर असर करती है। उसमें लिखा है, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब शरीर धीमा हो जाता है, यहाँ तक कि सांस भी थोड़ी छोटी हो जाती है। ये लाइन साफ कर देती है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी नहीं है। ये मन का, हिम्मत का और पूरे परिवार के सब्र का इम्तिहान है। और परिवार पर जो इसका असर होता है, उफ, उसे लेख ने बहुत ही छू लेने वाले तरीके से बताया है। आप कल्पना कीजिए, एमडी से जूझ रहा एक बच्चा सांस लेते लेते एक पल को रुक जाता है, और उस एक पल में एक माँ का हाथ कांप जाता है, एक पिता की आंखें चुपचाप डर से भर जाती हैं, और पूरा घर उसके साथ अपनी सांस रोक लेता है। हाँ, वो 1-2 सेकंड का सन्नाटा, वो उस घर के हर सदस्य के दिल में एक भारीपन छोड़ जाता है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है। लेख बीमारी को एक व्यक्ति की शारीरिक समस्या की तरह नहीं देख रहा है। नहीं, वो इसे पूरे परिवार के एक, कह सकते हैं, इमोशनल इकोसिस्टम का संकट बता रहा है। वो एक रुकी हुई सांस, वो उस घर में 24 घंटे मौजूद तनाव और डर का प्रतीक बन जाती है। हाँ, वो सिर्फ एक लक्षण नहीं है, वो उस चिंता की आवाज है जो कभी खत्म नहीं होती। सही कहा। वो सन्नाटा सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि एक तरह की बेबसी का भी प्रतीक है। और शायद इसीलिए लेख का अगला हिस्सा इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो उस बेबसी को तोड़ने का रास्ता दिखाता है। लेख कहता है, लेकिन सबसे अंधेरे कमरों में भी हमेशा एक छोटी सी रोशनी होती है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंधेरे में वो रोशनी है सांस लेने की कुछ बहुत ही सरल तकनीकें। बिल्कुल, और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। ये सोच आपको लाचारी से हिम्मत की तरफ ले जाती है। देखिए, मनोविज्ञान में कॉन्सेप्ट होता है जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल। हाँ, यानी ये एहसास कि आपकी जिंदगी पर आपका कुछ तो कंट्रोल है। जब बीमारी शरीर पर हावी होने लगती है तो ये कंट्रोल छिन जाता है। ये सांस की तकनीकें सिर्फ फेफड़ों में हवा नहीं भरती, ये मरीज के मन में ये विश्वास भरती हैं कि मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। वाह, ये अपने शरीर के साथ एक नया रिश्ता बनाने जैसा है। ये तो बहुत गहरा नजरिया है। तो चलिए इन तकनीकों को एक एक करके समझते हैं कि वो असल में हैं क्या और काम कैसे करती हैं। पहली है डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ये वही है जिसे हम पेट से सांस लेना कहते हैं, जी, जिसमें सांस अंदर लेते वक्त छाती के बजाय पेट बाहर की तरफ आता है। लेख में इसके बारे में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई। जब कोई मरीज सिर्फ 10 सांसें पूरी करता है तो वो व्यायाम नहीं कर रहा होता, वो अपने कल को बचा रहा होता है। अपने कल को बचा रहा होता है। ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच है। हर वो गहरी सांस भविष्य के लिए एक निवेश की तरह है, एक इन्वेस्टमेंट। ये एक मामूली सी क्रिया को एक बहुत बड़े मकसद से जोड़ देती है। मरीज को लगता है कि वो सिर्फ सांस नहीं ले रहा, वो अपनी जिंदगी की डोर को थोड़ा और लंबा कर रहा है, अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर रहा है। और ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी दवा बन जाती है। पेट से सांस लेने से तो फेफड़ों की क्षमता बनती है, लेकिन उस पल का क्या जब घबराहट में सांस अटक जाती है? यहीं पर दूसरी तकनीक काम आती है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इसका तरीका बहुत आसान है। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लेना और फिर होठों को सिकोड़कर, जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हो,
धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ना। लेख इसके भावनात्मक पहलू पर जोर देता है। जब एक माँ अपने बच्चे को यह तकनीक सिखाती है तो वो सिर्फ सांस लेना नहीं सिखा रही होती, वो डर के दौरान साहस सिखा रही होती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है कि ये कसरत एक भावनात्मक औजार कैसे बन जाती है। देखिए, जब सांस उखड़ती है तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, अच्छा, जिससे घबराहट और बढ़ जाती है। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग सांस छोड़ने की प्रक्रिया को लंबा करके सीधा उस नर्वस सिस्टम को शांत करती है। ये शरीर को बताती है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। तो जब माँ ये सिखाती है, वो बच्चे को अपनी घबराहट पर काबू पाने का एक तरीका दे रही होती है। खुद पर काबू पाने का। हाँ, वो उसे डॉक्टर पर निर्भर होने के बजाय खुद का हीरो बना रही होती है। वाह, ये तो देखभाल करने वाले और मरीज के रिश्ते को भी एक नया आयाम देता है। माँ सिर्फ सेवा नहीं कर रही, वो एक तरह से कोच बन रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और तकनीक है चेस्ट एक्सपेंशन स्ट्रेच। ये हाथों को पीछे ले जाकर या दरवाजे के फ्रेम पर रखकर छाती की मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचने जैसा है। लेख इसे कहता है एक छोटा सा खिंचाव लेकिन एक बहुत बड़ा प्रभाव, और ये बताता है कि इस खिंचाव के बाद मरीज को कैसा महसूस होता है। आज मेरे फेफड़े थोड़े और खुले, मैं अभी भी मजबूती से जी सकता हूँ। यहाँ पे जो बात आकर्षक है वो ये है कि शरीर और मन का कनेक्शन कितना सीधा है। बिल्कुल, बीमारी शरीर को सिकोड़ती है, उसे बंद करती है। ये स्ट्रेच उस सिकुड़न के ठीक उलट काम करता है। अच्छा, छाती के खुलने का शारीरिक एहसास सीधे तौर पर उम्मीद और संभावना के मानसिक एहसास में बदल जाता है। जब आपको लगता है कि आपके शरीर में ज्यादा जगह है तो आपको अपनी जिंदगी में भी